वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर 4 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा पहला सवाल है जिसके अंदर हमें 18 एबेसिडे पूछे गए हैं, सभी का हमें उत्तर देना है। पहला सवाल है जोल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी 1834 के अंदर जोल वेराइन नामक संघ की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? यानी हमें बताना है कि कौन सा राज्य है जिसके अंदर सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो उसका सही आंसर होगा बच्चों उत्तराखंड। जहां पर क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो वो हो जाएगा हमारा सिलचर एवं पोरबंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था। यानी जो चीन है वहां से चीन से इटली में जो वुड ब्लॉक वाली छपाई की जो तकनीक है वो कौन लेकर आया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा मार्को पोलो, एक है साइंटिस्ट का नाम जो लेकर आया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहां पर स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर होगा हमारा मुंबई, यानी सबसे पहले जो कपड़ा था उसकी मिल कहां पर स्थापित की गई थी? मुंबई के अंदर। क्वेश्चन नंबर अगला है 8 जिसके अंदर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो यहां पर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? यानी हमें बताना है जो गुलामगिरी पुस्तक है उसके लेखक का क्या नाम है? तो वो हो जाएगा ज्योतिबा फुले। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा कहलाता है। तो इसका आंसर होगा सत्ता का क्षैतिज वितरण, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है दुनिया के 193 देशों में से संघीय व्यवस्था वाले देशों की संख्या कितनी है? हमें बताना है। तो टोटल हमारे देश कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। निम्न में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी स्कोडिनेवाई देश है जहां पर क्या होगा जो महिलाएं हैं उनका स्तर क्या है? ज्यादा है। अगला है क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें तो भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का राजनीतिक पक्ष है? यानी जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें हमें बताना है लोकतंत्र का राजनीतिक पक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नियमित चुनाव होने चाहिए और सत्ता निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा मुद्रा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, साथ ही लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इन सभी पर क्या करता है? देश का जो विकास है वो निर्भर करता है। अगर 16 की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा विनिमय से संबंधित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी मुद्रा विनिमय आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की आवश्यकता होती है। अगर हम 17 की बात करें तो अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया था, वह कानून कौन सा है? तो सूचना पाने का अधिकार जो अक्टूबर 2005 के अंदर भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया, तो देशों के बीच वस्तुओं सेवाओं और निवेशों का अगर हम बात करें जो अगला क्वेश्चन है हमारा खालिस्तान वाले क्वेश्चन, चलो उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 18 मई 1848 को गठित जर्मन नेशनल असेंबली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रैंकफर्ट संसद। क्या हो जाएगा?
फ्रैंकफर्ट संसद। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हमारे देश में अरेबिका किस्म की पैदा की जाती है, तो क्या हो जाएगी? कॉफी। दूसरे का आंसर क्या होगा हमारा? कॉफी हो जाएगा। तीसरा है कांडला पतन एक पतन है, यानी किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा हमारा ज्वारीय पतन है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर हम अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को की कोशिश करता है, यानी दबाने की कोशिश करता है। तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेवा क्षेत्र। अगला है भारत में करीब सन के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए थे, तो वो 1991 के अंदर इसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। चलो अब हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है एक एक नंबर के, उनको देख लेते हैं। वीटो किसे कहा जाता है? तो बच्चों इसके उत्तर आपको नीचे और मिल जाएंगे, फिर भी हम एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। वीटो यानी विशेषाधिकार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वीटो वह अधिकार है जिसके सहारे एक सदस्य की भी असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। वीटो का मतलब हो गया अगर 100 में से अगर एक भी सदस्य है जो कानून लेके आ रहे हैं उसके असहमत है, यानी उससे सहमत नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? पूरा जो कानून बनाने का अधिकार है वही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ पर बात हो रही कि जिसके सारे एक भी सदस्य अगर असहमत होता है तो प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है मुद्रण क्रांति क्या थी? अगर हम बात करें तो छापेखाने के आविष्कार से पुस्तकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं प्रसार होने लगा, इसे मुद्रण क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी छापेखाने की यानी पुस्तकें बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन होने लगा और उनका प्रसार होने लगा, जिसको हम मुद्रण क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित और कब की गई थी? तो ये की गई थी हमारी गोवा के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गोवा हो जाएगा। और कब की गई थी? ये 16वीं सदी में 16वीं सदी में की गई थी। विश्व के 2/3 भागों को आवास उपलब्ध कराने वाले देशों के नाम बताइए। तो इसके अंदर एक तो नेपाल हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा अपना? भारत हो जाएगा। खनिज आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो हम इसमें लिख देंगे एक तो लोहा और इस्पात। पहला तो हो जाएगा लोहा व इस्पात, और दूसरे की बात करें तो दूसरा उद्योग हो जाएगा हमारा सीमेंट उद्योग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग हैं। अगला है पर्यटन से क्या लाभ है? कोई 2 बताइए। तो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा है स्थानीय हस्तकला एवं सांस्कृतिक उद्योगों में प्रक्षेप देता है। अगला है बेल्जियम में तुलनात्मक रूप से कौन से लोग ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच लोग तुलनात्मक रूप से सबसे ज्यादा समृद्ध थे। यानी बेल्जियम है उसके अंदर जो अल्पसंख्यक फ्रेंच लोग हैं वो क्या थे? ज्यादा समृद्ध थे। अगला क्वेश्चन है जातिवाद के हमारे समाज पर पड़ने वाले 2 प्रभाव बताइए। तो पहला हो जाएगा जातिवाद राष्ट्रीय एकता को क्या करता है? एक तो कमजोर करता है। दूसरी बात करें तो यहां पर हो जाएगा जातिवाद धर्मनिरपेक्ष समाज के विकास में बाधा डालता है। क्वेश्चन नंबर 9 है सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपसे कौन कौन से स्रोत है बताइए। तो एक तो विपक्षी राजनीतिक दल और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? मीडिया, जिनके सहारे हम क्या कर सकते हैं? सरकार की जितनी भी जानकारी है उनके बारे में पता कर सकते हैं। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है? उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग गारंटी के लिए करता है ताकि ऋणी के ऋण न चुकाने पर उधारता गिरवी रखी वस्तु से अपना जो ऋण होता है वह वसूल कर सके। किन्हीं 2 भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। तो इसके अंदर हमारी हो जाएगी एक तो टाटा मोटर्स हो जाएगी, एक तो हमारी हो गई टाटा मोटर्स हो गई। अगर हम दूसरे की बात करें तो रेनबैक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेनबैक्सी। ये 2 क्या हो गई? कंपनियां हो गई। मान लीजिए कि आपको बिजली का यानी सामान खरीदना है, तो उस सामान पर गुणवत्ता के लिए आप कौन से लोगो या शब्द चिन्ह देखोगे? तो हम वहां पर क्या देखेंगे? ISI चिन्ह यानी ISI मार्क जरूर देखेंगे, क्योंकि जिसके ऊपर ISI मार्क होता है वो बिल्कुल सही वस्तु होती है। चलो इसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 थे इसके जितने भी आंसर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न एक एक करके सभी को हल करने का प्रयास करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा जिसके अंदर बोला है फ्रांस के क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न करने के लिए किन 4 चीजों का चुनाव किया। तो इसके अंदर हमारे पास हो जाएगा, पहली है पितृभूमि यानी पिता की द्वारा दी गई भूमि, दूसरा है नागरिक, तीसरा हो जाएगा नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा, और चौथा हो जाएगा हमारा फ्रेंच भाषा। यानी फ्रांस के लोगों ने क्रांति के लिए इन 4 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण बात कही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या आशय है। तो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से उनका अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है या व्यवस्था से है जिससे उन्हें अपने संसाधनों का वास्तविक अर्थों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अत्यधिक सहायता मिल सके, कच्चे माल के सही दाम मिले तथा अपने तैयार सामानों को विकसित देशों के व्यापार में बेचने के लिए उचित पहुंच मिले। अगला है काली मृदा की कोई 2 विशेषताएं बताइए। यानी हमें जो काली मिट्टी होती है उनकी 2 कौन कौन सी विशेषताएं होती है वो हमें बताना है। तो पहला है काली मृदा काले रंग की होती है। यह जो काली मिट्टी होती है उसका रंग कैसा होता है, काला। यह बहुत महीन कणों से बनी होती है, यानी इसके जो कण होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी ये नमी को सोख लेती है। दूसरा है यह मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, मैग्नीशियम तथा पोटास तथा चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। यानी काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास तथा चूने जैसे पौष्टिक तत्व बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी गेहूं की खेती के लिए किस किस प्रकार की भौगोलिक स्थितियां आवश्यक है देख लेते हैं। गेहूं की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु यानी हमें सर्दी का मौसम होना चाहिए और पकने समय खिली धूप होनी चाहिए। यानी जब हम उसको बोते हैं तब तो सर्द ऋतु होनी चाहिए, जब उसको हम काटें तब कौन सी ऋतु होनी चाहिए, हमारी धूप यानी ग्रीष्म ऋतु होनी चाहिए। इसके लिए समान रूप से विकसित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कम से कम हमें 50 से लगाकर 75 सेंटीमीटर वर्षा का होना आवश्यक है। जलोढ़ मृदा एवं चिकनी मृदा गेहूं की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। यानी जलोढ़ मिट्टी और चिकनी मिट्टी ये गेहूं की खेती के लिए बहुत ही आवश्यक और उपजाऊ मिट्टी है। बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है, उस देश का नाम बताइए जहां बहुसंख्यकवाद है। तो बहुसंख्यकवाद का आशय बहुसंख्यक समुदाय को देश में मनचाहे ढंग से शासन करने का अधिकार देने से है। इसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना करते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की स्थिति देखने को मिलती है जहां सिंहलियों का वर्चस्व है। यानी वहां पर सिंहलियों की संख्या बहुत ज्यादा है। आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है, कोई 2 कारण बताइए। पहला धार्मिक पूर्वाग्रह सांप्रदायिकता की सबसे आम चुनौती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणा तथा एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं हैं। दूसरा है सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का एक अन्य रूप है। इसके अंतर्गत चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या उनके हितों की बात उठाने के तरीके अपनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है। प्रत्येक क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्र पर निर्भर है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र अन्य क्षेत्र को वस्तुएं अथवा सेवाएं बेचता है तथा अपने स्वयं की जरूरत की वस्तुएं तथा सेवाएं अन्य क्षेत्र से खरीदता है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं तथा सेवा को ही क्यों शामिल किया जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को ही शामिल किया जाता है क्योंकि इससे दोहरी गणना की संभावना नहीं रहती है। यदि मध्यवर्ती वस्तुओं को भी शामिल कर दिया जाए तो दोहरी गणना हो जाएगी तथा सकल घरेलू उत्पाद का सही ज्ञान नहीं हो पाएगा। सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती है। तो इसके अगर हम कारण देखें तो 5 कारण है। देश में आधारभूत संरचना का विकास होता है, देश में नए उद्योग खुलते हैं, नई प्रौद्योगिकी का आगमन होता है, इससे देश के लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है तथा उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। औसत के प्रयोग
करने की क्या सीमाएं हैं, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो औसत के प्रयोग करने की सीमाएं, पहला है औसत आय धनी और निर्धन के बीच अंतर नहीं बताती, अर्थात आय के वितरण का ज्ञान नहीं हो पाता, यह असमानता को छिपा देता है, इससे विकास का अच्छा माप नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए यह हो सकता है कि किसी देश की औसत आय में वृद्धि हुई हो, लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि धन और आय के वितरण को असमानता बड़ी हो, यानी अधिक बड़ी हो। अगला क्वेश्चन है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनके आंसर हमें 100 शब्दों में देने हैं। आज का जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो भारत के अंदर जो औद्योगिक उत्पादन था उसमें वृद्धि क्यों हुई थी, हमें इसका जो मेन कारण है वो बताना है। तो पहला है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध सामग्री का उत्पादन कर रहे थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। परिणाम स्वरूप भारतीय बाजारों को अकस्मात एक विशाल देसी बाजार उपलब्ध हो गया। दूसरा कारण था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कारखानों में भी सेना के लिए जूट की बोरियों तथा सैनिकों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चरों की जीन तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन होने लगा तथा औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। तीसरा कारण था युद्ध के बाद आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी, जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। भारत जैसे उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी जो स्थिति थी उसको मजबूत बना लिया। इसका जो अथवा का प्रश्न है, नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी में क्या बतलाया गया है, वर्णन कीजिए। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर ही दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया गया था। तस्वीर के मध्य में एक देसी तस्वीर है, देवी की तस्वीर है। यह देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है। उसका एक पांव पंखों वाली पहियों पर टिका हुआ है, यह पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं, रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाने, अर्थात यह चित्र भविष्य की उन्नति को बतला रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसकी बात करें बांध क्या है, इसके उद्देश्य बताने हैं। तो बांध का अर्थ है प्रवाहित जल को रोकना, दिशा देना या बहाव को कम करने के लिए बड़ी खड्डी की गई बाधा को, जो कि आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है, बांध कहलाता है। बांध का अर्थ जलाशय से होता है, न कि ऊंचे ढांचे से, यानी जो भी पानी बह रहा है उसको मिट्टी या ईंटों के द्वारा उसको रोकना और एक बांध बना देना। सिंचाई के अलावा बांधों का उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन और आंतरिक नौ संचालन और मत्स्य पालन भी है। इसी कारण बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है, क्योंकि जो बांध होते हैं उनका बहुत सारे उद्देश्यों में पानी का उपयोग किया जाता है। पीने के अलावा जैसे बाढ़ पे नियंत्रण कर सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में, मनोरंजन में, विद्युत उत्पादन में और घरेलू कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जहां एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं, उदाहरण के लिए सतलज व्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। इसी प्रकार मान नदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय का काम करता है। अगला क्वेश्चन है अथवा का, भारत में नदी परियोजना के निर्माण पर उठाई गई आपत्तियों के कारण बताइए। भारत में नदी परियोजनाओं पर उठाई गई अधिकतर आपत्तियां उनका उद्देश्य में विफल हो जाने से संबंधित है, यथा जो बांध बाढ़ परियोजना नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उन्हें जलाशयों में तलछट जमा हो जाने से बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। बांधों के जलाशयों में तलछट जमा हो जाने के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बनी है। बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक जल उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां, प्रदूषण में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला है इसका जो 5 नंबर है, इसके अलावा बांध बनाने से नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिससे
तल छट बहाव कम हो जाता है। इससे नदी का तल अधिक चट्टानें हो जाती है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1992 के संविधान संशोधन के पहले बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। भारत में 1992 के संविधान संशोधन के पहले बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। जो हमारा पहला है संवैधानिक मान्यता, यानी सन 1992 से पहले स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन 1992 के संशोधनों के बाद स्थानीय शासन व्यवस्थाओं को संविधान की 11वीं 12वीं अनुसूची में शामिल करके उन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर दी गई। महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था, 1992 के पहले स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि 1992 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 पदों का आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। यानी 1992 के बाद ही संविधान में संशोधन करके महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इसका जो 8वां का प्रश्न है, संघीय शासन गठित करने के दो विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। यानी हमें इसके दो टॉपिक यानी हमें 2 पॉइंट बताने हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य सत्ता का बंटवारा मुख्य रूप से उन ऐतिहासिक संदर्भों पर निर्भर करता है जिन पर संघ की स्थापना हुई है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर 2 तरीकों पर गठित होती है। पहला है साथ आकर संघ बनाना। इसमें 2 या अधिक स्वतंत्र राज्य अपनी इच्छाओं से साथ आकर एक संघ का निर्माण करते हैं। इसमें वे अपनी संप्रभुता तथा अपनी अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता इख्तियार करते हैं। इससे प्राय प्रांतों को केंद्र के समान अधिकार होते हैं और वे केंद्र से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही संघ राज्य है। साथ रखने के द्वारा संघ बनाना, इसमें बड़े देश पहले राज्यों का गठन करते हैं, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। इसमें राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। भारत, बेल्जियम, स्पेन इसके उदाहरण है। यानी यहाँ पर 2 चीजों की बात हो रही है, एक तो राष्ट्र संघ और एक राज्य संघ। अगर राज्य संघ की बात करें तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर हम बात करें राज्य संघ यानी केंद्र की बात करें तो यहाँ पर भारत, बेल्जियम और स्पेन है। यहाँ पर केंद्र सरकार का राज्य सरकार की तुलना में अधिक अधिकार और वर्चस्व होता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए कोई 3 हमें सुझाव देने हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में हम ऋण की जो स्रोत है उनको कैसे बढ़ा सकते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों में बैंक, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह आदि को शामिल किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें बढ़ाने हेतु नए सुझाव निम्न प्रकार है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक बैंकों तथा सहकारी समितियों की संख्या में और अधिक वृद्धि की जानी चाहिए। यानी जो गांव होते हैं उनके अंदर हमें व्यापारिक बैंक और सहकारी समितियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। बैंकों और सहकारी समितियां इत्यादि से ग्रामीण निर्धनों को मिलने वाले औपचारिक ऋणों का हिस्सा बढ़ाना चाहिए। ग्रामीणों को अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए तथा सरकार को भी इन स्वयं सहायता समूह की स्थापना में अपना योगदान में वृद्धि करनी चाहिए। 8वां का प्रश्न है, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो अपने मत दीजिए। चलो इसको देख लेते हैं। हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं क्योंकि बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैंक लोगों से उनकी अतिरिक्त बचतों को उनका खाता बैंक में खोलकर जमाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। बैंक इन्हीं जमाओं के माध्यम से लोगों को ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। बैंक जमाओं पर कर्ज ब्याज देते हैं तथा ऊंची दर पर लोगों को ऋण देता है। इन जमाओं का कुछ भाग बैंक जमाओं के रूप में रखकर शेष राशि को बैंक जरूरतमंद लोगों को उधार देते हैं। बैंक इन लोगों से ऋण पर ब्याज वसूल करता है। ऋण प्रदान करना बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है जिससे बैंक को आय प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, अगर हम बात करें निबंधात्मक प्रश्न है जो हमसे 3 पूछे गए हैं। शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में फैल गया? देहातों में असहयोग आंदोलन का स्वरूप, यानी यहाँ पर बात हो रही कि किसानों के असहयोग आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हुए जिससे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में देहात में जब आंदोलन फैला तो यहाँ पर तालू
दारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे संस्थाओं द्वारा स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लागत लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। इस तरह महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्यवाहियों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ कहना मतलब निकाला। 1920 के दशक को शुरुआत में वहां गुरिल्ला आंदोलन फैला। गुमेड़ विद्रोह ने पुलिस थाने पर हमला कर दिए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज्य प्राप्त करने के लिए गुरिल्ला युद्ध चलता रहा। अगला हो जाएगा हमारा देहात में असहयोग आंदोलन का फैलना। शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया। युद्ध के देश के विभिन्न भागों में चले किसानों आदिवासियों के संघर्ष की इस आंदोलन में समा गए। किसान संघर्ष को असहयोग आंदोलन में शामिल करना। सन 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवैध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उन्हें व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों ने नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे क्षेत्र में गांवों में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले वर्ष जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले ये वाला टॉपिक है जो 1 वाला नंबर आएगा, उसके बाद बिंदु नंबर 2 जो ऊपर दिया गया है ये ऊपर नीचे हो गया है। आप इनको पहले नीचे वाला पढ़ना है, उसके बाद ऊपर वाला। इसके अंदर अथवा का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो इसका आंदोलन का एक बार देख लेते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों से व्यापक असंतोष फैला। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इससे क्या हो गया, असंतोष फैला। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। इस भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार थे। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जिसमें सत्ता का भारतीयों पर तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ो की मांग की गई। 2 अगस्त 1942 में 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव पर समर्थन किया जिससे पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश में अधिकतम हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया एवं बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल से मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ तथा उड़ीसा से रमा देवी थी। आंदोलन को कुचलने हेतु अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। इसके बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक का समय अंग्रेजों को लग गया। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव दे। राजनीतिक दलों को बेहतर बनाने हेतु निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। कानून का निर्माण, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें। पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। दूसरा है महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में जरूर टिकट दें, यानी 1/4। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। तीसरा है चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन। चुनाव खर्च सरकार उठाएं। दलों को सरकार चुनाव लड़ने के लिए धन दें। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में हो सकती है। जनता द्वारा दबाव बनाना, आम लोग, दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से राजनीतिक दलों पर सुधार के लिए दबाव बनाएं। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी तो सुधार
को लेकर वे गंभीर होंगे। सुधार की इच्छा रखने वाले लोगों का दलों में शामिल होना। दलों में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि सुधार की इच्छा रखने वाले लोगों को राजनीतिक दलों में शामिल होना चाहिए। इसका जो अथवा का प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। राजनीतिक दल क्या अर्थ होता है? हमें बताना है कि जो राजनीतिक दल है उसका क्या अर्थ होता है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। तो अगर हम बात करें राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है तथा समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। इनके गुण को क्या क्या होंगे? पहला है संगठित समूह। एक राजनीतिक दल एक संगठित समूह होता है। संगठन के बिना वे राजनीतिक दल का रूप धारण नहीं कर सकते। दूसरा है मौलिक सिद्धांतों का समझौता। इसके सदस्य एक जैसे कार्यक्रम पर विश्वास रखते हैं तथा उन पर सहमति भी होते हैं। ये प्रत्येक स्तर पर उन कार्यक्रमों को ऊपर ही रखते हैं। उनका एक चुनाव चिन्ह होता है। तीसरा है शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक साधनों में विश्वास। राजनीतिक दल के सदस्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते हैं। होता है राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता। प्रत्येक राजनीतिक दल सदैव राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। अंतिम है सत्ता प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य। राजनीतिक दल चुनाव जीतकर सत्ता में भागीदारी करते हैं। अगला है हमें यहाँ पर एक मानचित्र है जिसके अंदर निम्न स्थानों को फिल करना है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों को भारत के मानचित्र में फिल करिए। यानी हमें जो खनिज क्षेत्र है उनको भारत के नक्शे में दर्शाना है। पहला है ब्यावर, अमरकंटक, सुंदरगढ़, तुमकुरु। दूसरा है यहाँ पर दे रखा है कि ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं, उनको भारत के मानचित्र में प्रदर्शित करना है। हरदुआगंज, नासिक, पनकी और चंद्रपुर। चलो एक एक करके देख लेते हैं। अगर हम इसके पहले वाले की बात करें तो देखो सबसे पहले हमें दिया गया है कि राजस्थान के अंदर हमें क्या फिल करना है? ब्यावर। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा राजस्थान है। राजस्थान के अंदर क्या हो जाएगा? हमारा ब्यावर, जो कि किसके अंदर है? राजस्थान के अंदर है। दूसरा है अगर हम बात करें अमरकंटक की तो ये कौन से क्षेत्र के अंदर आता है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश यानी एमपी के अंदर आ जाएगा अमरकंटक। अगर हम बात करें तो इसके बाद जो नीचे एक स्थान दिया गया है जिसका नाम है तोमकुरु, तो ये हमारा जो कर्नाटक राज्य है इसके अंदर आ जाएगा। अगले हम बात करें तो हमारा सुंदरगढ़, ये जो अंतिम स्थान है ये हमें कहाँ पर फिल करना है? सुंदरगढ़ के अंदर फिल करना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा जो उड़ीसा है उसके अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? ये उड़ीसा के अंदर। चलो अब इसका जो खंड ब है उसको भी देख लेते हैं। अथवा का प्रश्न है। चलो सबसे पहले हमें दिया है हरदुआ आमगंज। अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा जो हमारा स्टेट है कौन सा हो जाएगा? यूपी, जिसके अंदर स्थित है। दूसरा ये जो पनकी है ये भी कहाँ है? यूपी के अंदर स्थित है। अगर हम बात करें तो जो हमारा ये महाराष्ट्र है उसके अंदर चंद्रपुर भी वही है और नासिक भी वही है। यानी दोनों स्थान कहाँ पर हो जाएंगे? हमारा जो राज्य है कौन सा है? महाराष्ट्र। ये दोनों कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 10 का संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर 4 था एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का, उसको हमने डिस्कस किया है। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पर आपको मॉडल पेपर के अलावा साइंस, मैथ और इंग्लिश की कंप्लीट क्लासें जो हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2025 के अंदर, जो 6 मार्च से शुरू होने वाला है, अगर आपको 90 से ऊपर परसेंटेज बनाने हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और इसी प्रकार की वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच।